हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले तो ये कि इतने दिन से जो क्लासेस थी हमारी वो कहीं ना कहीं बंद थी। रीज़न आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं उसका क्या रीज़न था। एनीवेज, तो उस वक्त आप लोगों ने अपना सपोर्ट बनाए रखा, उसके लिए आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू। और अब ये क्लासेस जो है हमारी कंटिन्यू होने वाली हैं, क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन देखा कि अब यूपी टेट जो है वो जल्द ही होने वाला है। साथ ही साथ यूपी टेट के बाद सुपर टेट होने वाला है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं, सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो। और ना सिर्फ सुपर टेट, अब आपका प्राइमरी के लिए तो होना ही होना है, अब आपकी जूनियर की भी जो है एडेड स्कूल्स की वो भी उस डिक्लेयर हो चुकी है वैकेंसी कहीं ना कहीं, तो तैयारी में लग जाना है। और गुणांक वगैरह बनाने का सिस्टम दोनों में सेम है, तो जाहिर सी बात है ये अंदेशा आ रहा है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो भी दोनों में सेम हो सकता है बोल रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं कह रही हूँ, लेकिन चांसेस वही दिख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। ये हमारी इंग्लिश की क्लास को हम आज कंटिन्यू करते हैं। क्लासेस आपकी सारी कंटिन्यू अब होंगी, क्योंकि जो व्यस्तता थी वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, अगर आप चैनल पे न्यू है तो वीडियो को देख लीजिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है वॉज शी हेल्प्ड। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको। बहुत ही हिंदी में मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि आप खुद से प्रश्न को समझें, क्योंकि एग्ज़ाम में खुद से ही समझना है, कोई हिंदी नहीं समझाएगा। वॉज शी हेल्प्ड ये आपका एक सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में है। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा। अब जिन लोगों ने मेरी थ्योरी वाली क्लास पढ़ी होगी पैसिव वॉइस की, उनको 3 रूल मैंने बताए थे, वही 3 रूल लेकर आपको पकड़ चलना है और आपका उत्तर आ जाएगा। तो जब वॉज लगा हुआ है तो जब आप चेंज करेंगे तो किस में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाता है, क्योंकि डिड आ जाना चाहिए। जब वॉज लगा है तो डिड आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे डिड दे हेल्प हर, ये सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में डिड दे हेल्प हर। अब दे कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी मेंशन नहीं है कि किसके द्वारा हेल्प की गई, इसकी यहाँ पे मेंशन नहीं है। वो कई लोग हो सकते हैं, वो कोई भी लोग हो सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे दे का यूज़ अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए किया गया है। वॉज ही लगा है तो वॉज तो होगा ही नहीं, हमेशा बदलता है, आपको पता है ये चीज़। ठीक है, हमने रूल्स में पढ़ा हुआ है कि ये है तो ये हो जाएगा, ये है तो ये हो जाएगा। तो वॉज लगा है तो वॉज सेम तो होगा ही नहीं, तो ये वैसे भी नहीं हो सकता। और जब अगर बी नहीं होगा तो बोथ ए एंड बी कहाँ से होगा, वो भी नहीं होगा। माई पेरेंट्स रैदर देन आई ब्लैंक रेडी टू डू इट, ये इट होगा, आई टी है। ठीक है, आई लगा हुआ है, इट है। इज, आर, एम और नन ऑफ दीज। माई पेरेंट्स रैदर देन आई ब्लैंक रेडी टू डू इट। अब जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है तो जो भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे। अब बी ए लिखा है माई पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब अभिभावक, माता पिता दोनों आ जाते हैं इसमें। ठीक है, ये आपका जो है बहुवचन हो जाता है। बहुवचन के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो बिल्कुल सही आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिनोनिम बताना है एबंडेंट का। एम्पल, प्लेंटिफुल, कोपियस, ये ऑल कैन बी करेक्ट, यानी ये सारे सही हो सकते हैं। तो देखिए, इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में हो, तो इसकी सारे ही सही हैं। एम्पल भी कह सकते हैं आप, प्लेंटीफुल कह सकते हैं, कोपियस भी कह सकते हैं। ये तीनों प्रयोग किए जा सकते हैं। वोकैब आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है और उसके लिए किसी पे निर्भर नहीं रहना है, वो आप खुद से भी स्ट्रॉन्ग करते रहना है। विच वन इज़ नॉट अ सिनोनिम ऑफ एबॉर्ड। एबॉर्ड का इसमें से कौन समानार्थी नहीं है। रेसिडेंस, हैबिनेशन, ड्वेलिंग प्लेस और मैनर। देखिए, अबॉट का मतलब क्या होता है, कह सकते हैं आप जो हमारा निवास स्थान होता है वो होता है इसका अर्थ। तो हमें जब अगर अर्थ पता चल जाता है तो हमें समानार्थी भी पता चल जाएगा। और इसमें क्या पूछा है कि नहीं है, जो समानार्थी नहीं है। तो मैनर यानी कि जो तौर तरीके होते हैं हमारे, ठीक है, वो चीज़ जो है इसका कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, ये इसका सिनोनिम नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। आई कैन टेक एज मच मिल्क एज यू, ये किस तरह का सेंटेंस है। कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है या फिर नन ऑफ दीज। कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, नन ऑफ दीज। तो बेसिकली जो 3 टाइप के आपके सेंटेंस माने जाते हैं ऊपरी तौर पे, ठीक है,
कंपाउंड, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड की जो पहचान होती है वो मैंने आपको बताया है कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, एंड है और है, इस तरह कुछ भी ऐसा ही लगा के। कॉम्प्लेक्स का क्या है कि इसमें जो है एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है। यहाँ पे आई कैन टेक, हम मतलब मैं उतना मिल्क पी सकता हूँ जितना तुम पी सकते हो। तो कहीं पे मैं उतना मिल्क पी सकता हूँ वो ठीक है, लेकिन कितना पी सकता हूँ ये तो कहीं मेंशन नहीं है। ये मेंशन करने के लिए हमें दूसरे सेंटेंस का, दूसरे जो हमारा क्लॉज है उसका भी प्रयोग करना पड़ेगा। यानी निर्भरता समझ में आ रही है, अकेले अकेले नहीं यूज कर सकते। वैसे मैं बोलूँ मैं इतना पढ़ सकती हूँ, अब ये सेंटेंस तो अधूरा है ना, कितना पढ़ सकती हूँ वो तो बताओ। मैं इतना पढ़ सकती हूँ कि मैं एग्ज़ाम पास कर जाऊँगी, मतलब एक दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत पड़ रही है अपने पहले सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो वो इस सिचुएशन में आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं, एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग फटाफट से। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें हम देख लेते हैं। द क्लर्क सेड टू द प्रिंसिपल, सर ग्रांट मी 2 days लीव। क्लर्क ने प्रिंसिपल से कहा कि सर मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। ध्यान दीजिएगा कैसे कहा, सर मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, महोदय मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, ऐसा कुछ है ना। अब इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द क्लर्क रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल रिस्पेक्टफुली टू ग्रांट हिम 2 days लीव। द क्लर्क रिक्वेस्टेड टू द प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम 2 days लीव। द क्लर्क की स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग है, ध्यान दीजिएगा। आस्क्ड द प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम 2 days लीव, या इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेंगे इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। द क्लर्क रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, पहली बात तो यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है, छुट्टी मांगी जा रही है मतलब रिक्वेस्ट की जा रही है, तो रिक्वेस्टेड आज आगे आप ये एक आपका ऐड हो गया। उसके बाद रिस्पेक्ट देते हुए, सर है ना, बोलते हुए रिस्पेक्टफुली मांग रहा है छुट्टी, तो ये भी आपका ऐड हो गया इसमें। टू ग्रांट हिम 2 days लीव, ये तो बाकी आपका जो बेसिक रूल होता है बाकी सब कुछ वही अप्लाई हुआ है, सिर्फ 2 वर्ड आपके एक्स्ट्रा आए हैं। रिक्वेस्टेड आ गया क्योंकि यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है, क्योंकि थोड़ा रिस्पेक्ट दे के रिक्वेस्ट की जा रही है इसलिए रिस्पेक्टफुली भी आ गया। रिक्वेस्टेड के बाद यहाँ पे आपको टू लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उससे रिक्वेस्ट की, ठीक है, तो मैंने रिक्वेस्टेड और हिम के बीच में टू नहीं लगाया, आई रिक्वेस्टेड टू हिम ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से टू यहाँ पे नहीं लगेगा, इसमें मैंने टू ऐड कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेज पुलअप मीन्स, पुलअप का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय, इम्प्रूव, स्कॉल्ड, चूज़। ये एक फ्रेज़ है पुलअप, इसका अर्थ क्या होगा? डिस्ट्रॉय यानी कि किसी चीज़ को तहस नहस कर डालना, बिगाड़ डालना। इम्प्रूव कर देना यानी कि किसी चीज़ में सुधार कर देना। स्कॉल्ड मीन डांटना होता है। चूज़ मतलब चुनना होता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्कॉल्ड। क्या हो जाएगा? स्कॉल्ड मीन्स डांटना। तो पुल अप फ्रेज कहीं कहीं पे यूज़ हो जाता है, स्कॉल्ड के रूप में डांटने के लिए भी यूज़ हो जाता है। अब पुल के साथ ही अप लगा देंगे तो मीनिंग अलग, डाउन लगा देंगे तो मीनिंग अलग, यानी कि एक ही जब आपके फ्रेज जो बनते हैं, एडम एंड फ्रेजेस वाला चैप्टर जो आप पढ़ते हैं उसमें एक ही वर्ड पे अलग अलग वर्ड लगाने से अलग अलग फ्रेजेस बनते हैं और उन अलग अलग फ्रेजेस का अलग अलग अर्थ होता है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अब आपको डेली फ्रेज के भी क्वेश्चंस कुछ ना कुछ आपके सेट में इंक्लूड किया करूं, क्योंकि बहुत ही माइनर, जैसे अप की जगह बस कुछ और वर्ड लग दिया तो पूरा ही अर्थ परिवर्तन हो जाएगा, मिलता जुलता भी नहीं रहेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। फ्रेज सेट फोर्थ मीन्स, सेट फोर्थ भी एक फ्रेज है जिसका अर्थ क्या होगा? डिक्लेयर, रिजेक्ट, स्पिंस्टर, मीट सडनली। डिक्लेयर मतलब किसी चीज़ को घोषित कर देना, रिजेक्ट कर देना, स्पिंस्टर या मीट सडनली। सो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो डिक्लेयर हो जाता है। किसी चीज़ को डिक्लेयर करना सेट फोर्थ कहलाता है, घोषित कर देना, ठीक है। डिटेल से बता देना, किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन दे देना, ये कह सकते हैं आप। फ्यू लीडर्स आर ऑनेस्ट ब्लैंक। यहाँ पे आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना है। डू दे, आर दे, विल दे, इज हिम। फ्यू लीडर्स, कुछ लीडर्स की बात हो रही है, यानी एक नहीं है, अनेक हैं, एक से अधिक हैं। कुछ जो है नेता, जो लीडर्स होते हैं वो ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा?
क्योंकि आर ऑनेस्ट की बात हो रही है तो हमें उसी टेंस में रहना है, हमें अपना टेंस नहीं चेंज करना है। आर दे यूज़ हो जाएगा। फ्यू लीडर्स आर ऑनेस्ट, आर दे। ठीक है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, तो ये हमारा क्वेश्चन टैग हो जाता है। इस क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पे। फ्रेज बियर अवे मीन्स, बियर अवे का मतलब क्या होता है? टॉलरेट पेशेंटली, विन, केयर फॉर अ चाइल्ड, नन ऑफ दीज। बियर अवे मीन्स किसी चीज़ को चुपचाप बर्दाश्त कर लेना, जीत जाना, एक बच्चे की केयर करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अलग सा मीनिंग आता है, बहुत ही अलग सा मीनिंग आ जाता है जब आप ये सब सॉल्व करते हैं। तो किसी चीज़ को धैर्यपूर्वक बर्दाश्त करना, ठीक है, वो कहलाता है बियर अवे, सहन करना जिसे हम कह सकते हैं। तो ये इसका सही आंसर क्या हो गया आपका? टॉलरेट पेशेंटली। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट। द डे आफ्टर टुमारो, इनडायरेक्ट नरेशन करना है आपको, इसको चेंज करना है। अगर करते हैं हम द डे आफ्टर टुमारो, कोई भी सेंटेंस है, आप समझिए क्वेश्चन को, कोई भी सेंटेंस है उसमें यूज़ हुआ है द डे आफ्टर टुमारो। द डे आफ्टर टुमारो मतलब आने वाला जो परसों होता है, जैसे कल टुमारो हो गया, परसों जो आएगा वो होता है द डे आफ्टर टुमारो, यानी कल के बाद वाला दिन। ये अगर किसी डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में लिखा है और उस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर रहे हैं, तो इसको हम किस रूप में परिवर्तित करेंगे? जैसे स्टरडे को द प्रीवियस डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में हम चेंज करते हैं, वैसे ही द डे आफ्टर टुमारो को हम किस में चेंज करेंगे? मेरे ख्याल से प्रश्न में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो फटाफट से एक बार लाइक करिएगा। आफ्टर नेक्स्ट 2 days, in 2 days टाइम, इन प्रीवियस 2 days, ऑल आर करेक्ट, यानी ये सारे ही सही हैं। चलिए देख लेते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाता है। इन 2 days टाइम यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। आफ्टर नेक्स्ट 2 days भले ही आपको देखने में अच्छा लग रहा हो, लेकिन प्रयोग जो है हम करते हैं इन 2 days टाइम, यानी कि 2 दिन में। तो 2 दिन में मतलब परसों कोई भी चीज़, ऐसे हम प्रयुक्त करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। याद कर लीजिए इसको, इसीलिए इस प्रश्न को यहाँ पे इंक्लूड किया है, क्योंकि सिंपल वाले तो आपको हर जगह मिल जाते हैं। क्या आएगा यहाँ बताना है। I don't know how blank salary he gets, how much salary he gets, how many salary he gets, how few salary he gets, और none of these, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ज़रूरत नहीं है। I don't know how salary he gets, ये सही हो जाएगा। चलिए फिर देख लेते हैं यहाँ पे सही आंसर क्या होता है। तो हाउ मच, देखिए सैलरी एक मिलती है इंसान को, सैलरी कई मिल सकती है, वो एक अलग बात है, पर सैलरी जो मिलती है तो हम ये बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि उसे कितनी सैलरी मिलती है। अब वो कितनी का मतलब ये नहीं है कि नंबर है कि उसको 2 सैलरी मिलती है, उसको 4 सैलरी मिलती है, ये नहीं। वो होता है अमाउंट, कि उसको 10,000 मिलता है, 20,000 मिलता है, 50,000 मिलता है, ये अमाउंट की बात हो रही है। तो कितनी ज़्यादा सैलरी, कम ज़्यादा की बात हो रही है यहाँ पे। इस वजह से हम मच का यूज़ करेंगे, मैनी का यूज़ और फ्यू का यूज़ नंबर गिनने के लिए। जैसे अगर वो कहते ना उसको 2-3 सैलरी मिल रही हो, उसको 10-20 सैलरी मिल रही हो, तो वो हम मैनी फ्यू का यूज़ कर सकते हैं। बट सैलरी के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सैलरी कम या ज़्यादा की बात होती है, अमाउंट की बात होती है, तो यहाँ पे मच प्रयुक्त होगा। ही इज़ होपफुल, चेंज इनटू निगेटिव, इसको निगेटिव में बदलना है। ही इज़ होपफुल। होपफुल क्या होता है? होप मतलब होती है आशा, उम्मीदें। होपफुल मतलब जो आशावादी होते हैं, वैसे ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं आशावादी को, बट होपफुल यानी किसी चीज़ से जिसको उम्मीद हो। ही इज़ नॉट होपफुल, ही इज़ होपलेस, ही इज़ नॉट विदाउट होप, इज़ ही होपफुल। निगेटिव में चेंज करना है। तो देखिए एक यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट है कि एक ऑप्शन तो आप पहले ही हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बदलना है निगेटिव में, तो एक तो आपका हट गया, बचे हैं 3। ही इज़ होपफुल निगेटिव में चेंज करिए। तो मैंने आपको ये कई बार बताया है कि जब आप सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं तो आपका अर्थ परिवर्तन कभी नहीं होना चाहिए, सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। जैसे अगर आप निगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो उसमें नॉट वर्ड आ जाना चाहिए, नेवर वर्ड आ जाना चाहिए, नो आ जाना चाहिए, लेकिन उसका अर्थ नहीं परिवर्तित होना चाहिए। अब अगर हम पहले वाला लेके चलते हैं, ही इज़ नॉट होपफुल, तो ये तो अर्थ ही परिवर्तन हो गया ना। एक जगह हम कह रहे हैं वो होपफुल है, दूसरी जगह हम कह रहे हैं वो होपफुल नहीं है। हमने पूरा मतलब इंसान की फितरत ही बदल दी, गलत हो गया कि नहीं?
ठीक है, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छा लगता है, राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, वो बच्चों को समझाने के लिए ठीक रहता है। लेकिन रियल में आप जब कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम फेस करेंगे वहाँ पे ऐसा कर देंगे तो देखिए हो जाएगा गलत, नंबर कट जाएंगे। दूसरा देख लेते हैं, ही इज़ होपलेस, वो होपलेस है, बात तो सही है, यहाँ पे अर्थ परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे वो होपफुल है, ये होपलेस है, यहाँ पे भी अर्थ परिवर्तन हो गया, कहीं कहाँ वो आशावादी था और कहाँ ये निराशावादी हो गया एक तरह से, मतलब इसको उम्मीद नहीं है किसी चीज़ से। छोड़िए इसको भी, बचता क्या है, ही इज़ नॉट विदाउट होप, वो बिना आशा के नहीं है, मतलब वो उसके पास आशाएं हैं, वो होपफुल है। लेकिन नॉट भी आ गया हमारा सेंटेंस में एक साथ, तो हमारा जो सेंटेंस है वो निगेटिव भी हो गया और हमारा स्ट्रक्चर भी मतलब जो है चेंज हो गया निगेटिव वाला, हमारा अर्थ भी परिवर्तन नहीं हुआ। जो हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं वही चीज़ हम यहाँ पे भी कह रहे हैं, सिर्फ कहने का तरीका अलग है। आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई एम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग, ये एक सेंटेंस है, इसमें कोई एक हिस्सा है जो गलत है, बताइए कौन सा हिस्सा। आई एम स्मेलिंग बर्निंग नथिंग इज़ रॉन्ग, मतलब कि सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है। आई एम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग, मैं कुछ जलता हुआ सूंघ रही हूँ या मुझे कुछ जलता हुआ महक रहा है, ये कहने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। तो जब कभी भी हम ऐसे सेंस की बात करते हैं, जब सेंस की बात हो रही है, स्मेल की बात हो रही है, टेस्ट की बात हो रही है ना, तो भले ही वो चीज़ वर्तमान में हो रही हो, पर हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो एम स्पेलिंग जो है वो इसमें गलत है, आई स्मेल समथिंग बर्निंग ये सही होगा। भले ही वो वर्तमान की बात है कि मुझे कुछ महक रहा है, मैं कुछ जलता हुआ मुझे महक रहा है, जलता हुआ मैं सूंघ रही हूँ, भले ही हिंदी में हम रहा है, रही है, रहे हैं यूज़ कर रहे हैं, पर इंग्लिश में स्मेल की बात हो रही है तो हम सिर्फ स्मेल ही लगाएंगे, हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं जाएंगे। अगर टेस्ट की बात हो रही है, जैसे ये संतरे बहुत मीठे लग रहे हैं, बहुत मीठे हैं टेस्ट में, खाने में, है ना, जैसे हम मान लीजिए आप संतरा खा रहे हैं वर्तमान में, मान लीजिए सपोज़ आप अभी खा रहे हैं और आपके अगल बगल कोई बैठा है, आप उसको बता रहे हैं कि बहुत मीठा है, संतरे बहुत मीठे हैं, तो आप क्या करेंगे, दीज ऑरेंजेस आर टेस्टिंग वेरी स्वीट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बात टेस्ट की हो रही है। दीज ऑरेंजेस टेस्ट वेरी स्वीट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही आप हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हैं, वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे। मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सुनना, सूंघना, चखना, इन सब के लिए ध्यान रखिएगा। द करेक्ट फेमिनिन ऑफ रैम इज़ वॉट, सीता, इसका राम का जो है सही आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है, सीता टो यू फिले। ये शायद मैंने कभी कराया हुआ है, बहुत पहले, ये अभी का तो नहीं है, ये बहुत पहले मैंने एक बार ज़रूर कराया हुआ है, अच्छे से याद है मुझे। वेरी गुड। चलिए सीता नहीं होगा, सीता कब होता, अगर ये आर कैपिटल होता, अगर ये आर क्या, इसीलिए देखिए इसको स्पेशली लिखा गया है, ठीक है, अगर ये आर कैपिटल होता तब ये एक प्रॉपर नाउन हो जाता, यानी ये भगवान राम की बात हो जाती है, किसी की बात हो जाती जो जिसका नाम हो राम, ठीक है, बट क्योंकि ये स्मॉल में ही लिखा है तो ये एक कॉमन नाउन हो गया। इसका अर्थ होता है भेड़ा, जो भेड़ होती हैं उनका जो मैस्कुलिन जेंडर होता है वो, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है भेड़, ठीक है। तो ये हमारा सेशन था, काफ़ी दिन बाद हुआ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्लास लेके इतने दिन बाद, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा। अब क्लासेस हमारी कंटिन्यू होंगी, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।